तारीख 3 जनवरी 2026, वक्त रात के 2 बजे। जगह वेनेजुएला की राजधानी कराकस। शहर गहरी नींद में था, लेकिन आसमान जाग रहा था। बादलों के ऊपर एक ऐसी हलचल थी जिसे रडार भी पकड़ नहीं सके। फिर अचानक कराकस के दक्षिणी हिस्से में एक जोरदार धमाका होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बिजली गुल हो जाती है और लगभग पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। ये कोई पावर कट नहीं था, ये लाइट्स आउट था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में अपने अंदाज में कहा भी, वी टर्न्ड ऑफ ऑल द लाइट्स। अंधेरे का फायदा उठाकर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, जिन्हें नाइट स्टॉकर उड़ा रहे थे, समुद्र की सतह से महज 100 फीट ऊपर उड़ते हुए वेनेजुएला की सीमा में दाखिल होते हैं। उनके साथ थे दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज, यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स। इनका टारगेट कोई मामूली आतंकी नहीं था, इनका टारगेट था एक देश का राष्ट्रपति, एक ऐसा आदमी जिसने 13 सालों तक अमेरिका को आंखें दिखाई, जो कहता था कि वो अजेय है, जिसे लगता था कि उसका फोर्ट ट्यूना का मिलिट्री बेस एक अभेद्य किला है। लेकिन 3 जनवरी की उस काली रात में वो किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। महज 30 मिनट, जी, घड़ी देखकर सिर्फ 30 मिनट के अंदर। जो निकोलस मादुरो रात को राष्ट्रपति के तौर पर अपने आलीशान बिस्तर पर लेटे थे, सुबह होते होते वो एक कैदी की तरह न्यूयॉर्क की एक जेल में सलाखों के पीछे बैठे थे। हाथों में हथकड़ी, बदन पर ग्रे रंग का नाइकी टेक का ट्रैक सूट, आंखों पर पट्टी और कानों में नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स। एक तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो तानाशाह जिसकी एक दहाड़ से वेनेजुएला कांपता था, वो अब अमेरिका के एक युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा पर एक प्लास्टिक की पानी की बोतल थामे बेबस बैठा था। आखिर उस रात उस किले के अंदर हुआ क्या था? कैसे अमेरिकी सेना ने बिना एक भी गोली खाए, बिना किसी नुकसान के दुश्मन के घर में घुसकर उसे जिंदा उठा लिया? ये कहानी है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की, जिसमें 100 से ज्यादा सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही सुनाएंगे कहानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की। आखिर एक बस ड्राइवर दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने वाले देश का मालिक कैसे बन गया? एक ऐसा शख्स जिसे अमेरिका ने नार्को टेररिस्ट घोषित कर रखा है और जिसके सर पर अमेरिका ने पहले $15 मिलियन यानी करीब 135 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, बाद में इसे $50 मिलियन कर दिया गया। एक ऐसा तानाशाह जो अंधविश्वासी था और दावा करता है कि एक चिड़िया उसे आकर फ्यूचर बताती है। यह कहानी है निकोलस मादुरो की, एक ऐसा विलन जिसने अपने देश को इतना निचोड़ा कि वहां के लोग कचरे के ढेर से खाना चुनने को मजबूर हो गए, जबकि वो खुद लाइव टीवी पर एम्पनाडस खाता रहा। बताएंगे आपको कि इस तानाशाह का भारत के सत्य साईं बाबा के साथ क्या कनेक्शन था, और साथ ही बात होगी इस तानाशाह की पूरी जिंदगी पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है निकोलस मादुरो का। कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ऑपरेशन वाली रात से कुछ घंटे पहले कराकस के बाहर फोर्ट ट्यूना मिलिट्री बेस है। यह सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि एक शहर के अंदर शहर है। बख्तरबंद दीवारें, हजारों वफादार सैनिक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। मादुरो ने अपना ठिकाना मिराफ्लोरस पैलेस से बदलकर यहीं बना लिया था, क्योंकि उन्हें डर था देश में अपने दुश्मनों से भी और अमेरिका से भी। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मादुरो जिस जगह रह रहे थे वो एक हार्डन बंकर था, एक मिलिट्री फोर्ट्रेस। मादुरो ने अपने लिए एक खास सेफ रूम बनवाया था, पूरी तरह से सॉलिड स्टील का बना हुआ कमरा, ताकि अगर हमला हुआ तो वो स्टील के कमरे में घुस जाएंगे और अंदर से खुद को लॉक कर लेंगे। उस स्टील को काटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन डेल्टा फोर्स जब आती है तो वो दरवाजे की घंटी नहीं बजाती। रात के ठीक 2:01 पर डेल्टा फोर्स की टीम फोर्ट ट्यूना के कंपाउंड में उतरती है। बाहर आसमान में अमेरिकी वायुसेना के F-22 रैप्टर्स और F-35 मंडरा रहे थे, जिन्होंने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया था। धमाकों की आवाजों के बीच कमांडो सीधे मादुरो के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंप ने बाद में फॉक्स न्यूज को बताया कि हमारे लड़के मैसिव ब्लो टॉर्चेस लेकर गए थे, इतने बड़े ब्लो टॉर्चेस जो स्टील की दीवारों को मक्खन की तरह काट सकते थे। मादुरो को भनक लग गई थी। जैसे ही धमाके हुए वो अपने उस सेफ रूम की तरफ भागे।
वो बस पहुंचने ही वाले थे, सिर्फ चंद कदमों का फासला था। अगर वो अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते तो शायद ये ऑपरेशन घंटों लंबा खिंचता या फिर फेल हो जाता। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद कर पाते, डेल्टा फोर्स ने उन्हें दबोच लिया। उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस जो उनके साथ थी, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। ना कोई लंबी लड़ाई, ना कोई फिल्मी शूट आउट। जिस आदमी ने 30 मिलियन लोगों को डरा कर रखा था, वो अपने ही बेडरूम के बाहर एक झटके में सरेंडर कर गया। वहां मौजूद वेनेजुएला के सैनिक जो कल तक वफादारी की कस्में खाते थे, या तो भाग खड़े हुए या उन्होंने हथियार डाल दिए। अमेरिकी सैनिकों ने मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत सिक्योर किया और हेलीकॉप्टर्स की तरफ ले गए। रात के 3:29 पर कैरेबियन सागर के ऊपर घुप अंधेरा था। एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर पानी की सतह से सटकर उड़ रहा था। उसके अंदर बैठा था लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा हाई वैल्यू टारगेट। कुछ ही देर में यह हेलीकॉप्टर समंदर में तैनात एक विशालकाय जहाज यूएसएस आइवो जिमा के डेक पर लैंड करता है। यह वही जहाज है जिसे खास तौर पर ऐसे ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। जहाज पर उतरते ही पहली तस्वीर ली गई, वो तस्वीर जो अब इतिहास की किताबों में छापी जाएगी। मादुरो, जिन्होंने शायद जल्दबाजी में कपड़े पहने थे, एक ग्रे कलर का ट्रैक सूट पहने हुए थे। ये नाइकी का ट्रैक सूट था। उनके कानों पर बड़े बड़े हेडफोन्स लगा दिए गए थे ताकि वो कुछ सुन ना सके। आंखों पर पट्टी थी ताकि वो देख ना सके कि वो कहां है। वो इंसान जो कल तक सोने की प्लेट में खाना खाता था, आज एक कैदी की तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहा था। वहां से उन्हें एफबीआई के एक विशेष विमान में शिफ्ट किया गया। मंजिल थी न्यूयॉर्क। सोचिए, 13 साल तक जिस आदमी ने अमेरिका को शैतान कहा, आज वही अमेरिका की जमीन पर एक मुजरिम की तरह उतरने वाला था। शाम होते होते खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर प्लेन लैंड करता है। वहां से एक हेलीकॉप्टर उन्हें मैनहट्टन लेकर जाता है। नीचे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही थी, आजादी की निशानी। लेकिन मादुरो के लिए वो अब सलाखों की निशानी थी। जब उन्हें मैनहट्टन में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए के हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा था, तब दुनिया ने उन्हें लाइव देखा। गाड़ियों का काफिला रुका, एफबीआई एजेंट्स का एक घेरा बना और बीच में निकले निकोलस मादुरो। हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन उनकी अकड़ अभी भी बाकी थी। कैमरों की फ्लैश लाइट्स के बीच जब वो चल रहे थे तो उन्होंने मीडिया की तरफ देखकर स्पेनिश में कहा, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। क्या यह पागलपन था या डर को छिपाने की कोशिश, या फिर उन्हें अभी भी लग रहा था कि यह कोई सपना है? उन्हें ब्रुकलिन की कुख्यात मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर यानी एमडीसी में शिफ्ट कर दिया गया। यह वही जेल है जहां दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड्स और अपराधियों को रखा जाता है। उधर वॉशिंगटन में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और विदेश मंत्री मार्को रूबियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने एक नया सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट खोला। इल्जाम पुराने थे, लेकिन अब मुजरिम गिरफ्त में था। आरोप था नार्को टेररिज्म। अमेरिकी सरकार का कहना था कि मादुरो ने वेनेजुएला को एक देश नहीं बल्कि एक ड्रग कार्टेल की तरह चलाया। उन्होंने कोकीन की तस्करी कर अमेरिका को बर्बाद करने की साजिश रची और अब उन्हें अमेरिकी कानून का सामना करना था। लेकिन असली भूचाल तो वेनेजुएला में आया था। मादुरो के गायब होते ही वहां सन्नाटा पसर गया। कौन चलाएगा देश? मादुरो की वफादार और उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगोज ने टीवी पर आकर रोते हुए इसे किडनैपिंग बताया। उन्होंने सबूत मांगा कि उनके राष्ट्रपति जिंदा हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने यह इतना बड़ा और खतरनाक कदम आखिर क्यों उठाया? इसके पीछे सिर्फ ड्रग्स या लोकतंत्र की बहाली नहीं थी, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक गोल्ड यानी तेल का खजाना था। वेनेजुएला दुनिया में सबसे अधिक तेल भंडार वाला देश है, जो इसे जियोपॉलिटिकल रूप से बेहद अहम बनाता है। सालों तक अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चले तनाव, आर्थिक प्रतिबंधों और मादुरो के रूस चीन के साथ बढ़ते रिश्तों ने वॉशिंगटन को असुरक्षित कर दिया था। अमेरिका के लिए वेनेजुएला का तेल न केवल ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी था, बल्कि लैटिन अमेरिका में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मादुरो को हटाना अनिवार्य हो गया था। लेकिन आखिर यह टकराव शुरू कहां से हुआ, और क्या यह मादुरो पर हुआ पहला हमला है? बिल्कुल भी नहीं। एक और ड्रामेटिक कहानी भी है। तारीख 4 अगस्त 2018, जगह वेनेजुएला की राजधानी कराकस। शाम के करीब 5 बज रहे थे। शहर का एवेनिडा बोलिवर इलाका खचाखच भरा हुआ था। नेशनल गार्ड की 81वीं एनिवर्सरी का जश्न मनाया जा रहा था। मंच पर वेनेजुएला के सबसे बड़े नेता, वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो खड़े थे। उनके सीने पर वेनेजुएला का झंडा लगा था और सामने हजारों सैनिकों की कतारें एकदम सावधान मुद्रा में खड़ी थी। मादुरो भाषण दे रहे थे। वो अपनी गवर्नमेंट की आर्थिक नीतियों की तारीफ कर रहे थे।
टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। पूरी दुनिया देख रही थी, तभी अचानक आसमान में एक तेज आवाज सुनाई देती है। ये बादलों की गरज नहीं थी, कैमरे हिलने लगते हैं। मंच पर खड़े मादुरो ऊपर देखते हैं। उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरस, जो उनके बगल में खड़ी थी, दहशत में ऊपर की ओर देखती हैं और अपने बॉडीगार्ड्स का हाथ पकड़ लेती हैं। अगले ही पल लाइव टीवी का कैमरा उन कतारों में खड़े सैनिकों की तरफ घूमता है। जो सैनिक एक सेकंड पहले तक डिसिप्लिन खड़े थे, वो अचानक जान बचाकर तितर बितर होकर भागने लगते हैं। अफरा तफरी मच जाती है, स्क्रीन्स काली हो जाती हैं, ट्रांसमिशन कट जाता है। यह कोई मामूली हमला नहीं था, ये 21वीं सेंचुरी का असैसिनेशन अटेम्प्ट था, क्योंकि मादुरो को मारने के लिए शूटर्स नहीं बल्कि 2 DJI M600 ड्रोन्स भेजे गए थे, जिनमें C4 एक्सप्लोजिव्स लदे हुए थे। रिमोट कंट्रोल से मौत भेजी गई थी। धुआं छटने के बाद मादुरो जिंदा बच निकले, लेकिन उस दिन दुनिया ने देख लिया कि वेनेजुएला, जो कभी साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश था, अब एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है जहां उसका प्रेसिडेंट अपनी ही फौज के सामने भी सुरक्षित नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना पर लिखा, वो एक ऐसा पल था जिसने मादुरो की कमजोरी और उनकी ताकत दोनों को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस हमले में मादुरो बाल बाल बचे थे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक बस ड्राइवर, जी एक बस चलाने वाला मामूली सा आदमी, दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने वाले देश का मालिक कैसे बन गया। इस किस्से की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। साल 1962, तारीख 23 नवंबर। कराकस के एक वर्किंग क्लास परिवार में निकोलस मादुरो का जन्म हुआ। मादुरो की शुरुआती जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह इशारा करे कि वो आगे चलकर किसी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में उनका मन ज्यादा लगता नहीं था। मादुरो ने लीसियो जोस एवेलोस हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की। जवानी के दिनों में उन्हें रॉक म्यूजिक का शौक था। वो रेड जेपेलिन और जॉन लेनन के गाने सुना करते थे। यही नहीं, वो एनिग्मा नाम के एक रॉक बैंड में गिटार भी बजाते थे। लेकिन पेट भरने के लिए गिटार काफी नहीं था, तो मादुरो ने वही किया जो उनके पिता करते थे। उन्होंने कराकस मेट्रो कंपनी ज्वाइन कर ली। काम मिला बस चलाने का। सोचिए, आज जो आदमी रोल्स रॉयस और बख्तरबंद गाड़ियों में घूमता है, वो कभी कराकस की सड़कों पर पसीने में लथपथ होकर बस का स्टीयरिंग घुमाता था। उसका काम था लोगों को एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक छोड़ना, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मादुरो सिर्फ बस नहीं चला रहे थे, वो कनेक्शंस बना रहे थे। बस ड्राइवर्स के बीच उनकी पैठ बढ़ने लगी। उनकी कद काठी लंबी चौड़ी थी, आवाज में भारीपन था। उन्होंने मेट्रो कंपनी में एक अनऑफिशियल ट्रेड यूनियन बना ली। उस वक्त कंपनी में यूनियंस बैन थी, लेकिन मादुरो को रूल्स तोड़ने में मजा आता था। यहीं से उन्हें पॉलिटिक्स का पहला नशा चढ़ा। यूनियन लीडर निकोलस मादुरो। लेकिन उनकी किस्मत का असली दरवाजा खुला साल 1992 में। लेकिन यह दरवाजा किसी महल का नहीं, बल्कि एक जेल का था। उस वक्त वेनेजुएला में एक और शख्स था जो सत्ता के लिए पागल था। नाम था हुगो चावेज। चावेज ने 1992 में वेनेजुएला सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गए, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। निकोलस मादुरो, जो तब तक एक छोटे मोटे एक्टिविस्ट थे, चावेज से मिलने जेल जाते हैं। यारे प्रिजन की उन काली दीवारों के बीच एक बस ड्राइवर एंड अ फेल्ड मिलिट्री ऑफिसर की दोस्ती होती है। मादुरो चावेज की विचारधारा से इतना प्रभावित होता है कि वो उसका सबसे वफादार सिपाही बन जाता है। वेनेजुएला के वरिष्ठ पत्रकार नेल्सन बोकारंदा कहते हैं, चावेज को मादुरो में अपना बेटा नजर आता था। एक ऐसा बेटा जो कभी सवाल नहीं पूछता था, बस आदेश मानता था। मादुरो की फ्यूचर वाइफ सीलिया फ्लोरस उस वक्त चावेज की लॉयर थी और उन्हें जेल से बाहर निकालने का केस लड़ रही थी। तो आप कह सकते हैं कि मादुरो की लव स्टोरी और पॉलिटिकल करियर दोनों की शुरुआत उसी जेल से हुई। जब चावेज जेल से छूटे और 1998 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने, तो मादुरो की लॉटरी लग गई। बस का स्टीयरिंग छूट गया और हाथ में सत्ता की चाबी आ गई। चावेज ने मादुरो को अपनी आंख और कान बना लिया। पहले उन्हें नेशनल असेंबली का स्पीकर बनाया गया, फिर फॉरेन मिनिस्टर। कहा जाता है कि फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए मादुरो ने दुनिया भर के अमेरिका विरोधी नेताओं से दोस्ती की, चाहे वो ईरान हो, क्यूबा हो या फिर रशिया। मशहूर पत्रकार रोरी कैरोल अपनी किताब कमांडेंट में बताते हैं, मादुरो वो शख्स नहीं थे जिसे देखकर आपको लगे कि ये भविष्य का राष्ट्रपति है। वो एक बहुत ही शांत और मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, जो कराकस मेट्रो कंपनी में बस चलाया करते थे। वक्त का पहिया घूमा और साल आया 2013।
हुगो चावेज, जिसे वेनेजुएला के गरीब लोग मसीहा मानते थे, कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत खराब थी। अपनी मौत से कुछ महीने पहले चावेज ने टीवी पर आकर अपना आखिरी ऐलान किया। उन्होंने अपनी जनता से कहा, मैं आप लोगों से अपने दिल से, अपनी आत्मा से कह रहा हूं कि आप निकोलस को अपना राष्ट्रपति चुनें। फिर 5 मार्च 2013 को हुगो चावेज की मौत हो जाती है। पूरा देश शोक में डूब जाता है और इसी शोक के बीच मादुरो सत्ता संभालते हैं। लेकिन चावेज के जाने के बाद मादुरो के लिए रास्ता आसान नहीं था। जहां चावेज के पास जनता को जोड़ने का एक करिश्मा था, वहीं मादुरो को अक्सर उनके विरोधी कम पढ़ा लिखा और अनाड़ी कहते थे। उनके विरोधी अक्सर उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें मां बुर्रो कहते थे, जो स्पेनिश शब्द बुर्रो यानी गधा से बना है। लेकिन मादुरो ने इस अपमान को भी अपनी ढाल बना लिया। उन्होंने एक रैली में कहा, हाँ, मैं गधा हूं, लेकिन मैं वो गधा हूं जो अमीरों की सेवा करने के बजाय जनता के लिए काम करता हूं। मादुरो ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और थोड़ा हंसाया भी। अप्रैल 2013 में इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करते हुए मादुरो ने चावेज के पुराने घर का दौरा किया। वहां मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने पूरी गंभीरता से एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो एक छोटी सी चिड़िया अंदर आई। वो मेरे सर के ऊपर 3 बार घूमी। उसने मुझे देखकर सीटी बजाई, फिर मैंने भी उसे देखकर सीटी बजाई। मुझे महसूस हुआ कि वो चिड़िया कोई और नहीं बल्कि हुगो चावेज की आत्मा थी, जो मुझे आशीर्वाद देने आई थी। सुनने में यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है या किसी दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति की बड़बड़ाहट, लेकिन यह पॉलिटिक्स थी। मादुरो जनता को यह मैसेज देना चाहते थे कि चावेज मरे नहीं है, वो मादुरो के जरिए अभी भी राज कर रहे हैं। मादुरो चुनाव जीत गए, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम था। विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जो पहले से ही मादुरो की मुट्ठी में थी, उसने सब खारिज कर दिया। अब वेनेजुएला का स्टीयरिंग एक बस ड्राइवर के हाथ में था, लेकिन यह बस किसी स्टेशन पर रुकने वाली नहीं थी, यह सीधे खाई में गिरने वाली थी। एक तरफ जहां निकोलस मादुरो खुद को एक कट्टर कम्युनिस्ट और रेवोल्यूशनरी दिखाते थे, वहीं दूसरी तरफ वो एक गहरे अंधविश्वासी इंसान भी थे। जैसा कि हमने पहले बताया कि वो दावा करते हैं कि एक चिड़िया उन्हें आकर फ्यूचर बताती है। वेनेजुएला में यह बात बहुत प्रचलित है कि मादुरो सेंटेरिया धर्म को मानते हैं। ये एक एफ्रो कैरेबियन जादू टोना है। रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि वो क्यूबा से बाबा लाओस यानी सेंटेरिया के पुजारियों को बुलाते थे और जानवरों की बलि जैसे रिचुअल्स करवाते थे ताकि उनकी सत्ता बची रहे। और हाँ, उनका भारत के सत्य साईं बाबा के साथ भी एक गहरा कनेक्शन था। साल 2005 की बात है। उस वक्त मादुरो राष्ट्रपति नहीं बल्कि वेनेजुएलन पार्लियामेंट के स्पीकर थे। वो अपनी पत्नी सेलेसिया फ्लोरेस के साथ भारत आए थे। जगह थी पुट्टापर्थी, आंध्र प्रदेश। मादुरो और उनकी पत्नी दोनों साईं बाबा के काफी बड़े भक्त थे। पुट्टापर्थी के आश्रम में ली गई उनकी तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिसमें मादुरो जमीन पर पालथी मारकर साईं बाबा के चरणों में बैठे हैं। मादुरो की पत्नी सत्य साईं बाबा की पहले से ही भक्त थी। यही वजह है कि बाद में मादुरो भी उनके भक्त बन गए। वो साईं बाबा से मिले तो उन्होंने बाबा से एक लाल रंग की अंगूठी मांगी थी। मादुरो को लगा होगा कि लाल रंग क्रांति और शक्ति का प्रतीक है। साईं बाबा ने उन्हें लाल अंगूठी देने से मना कर दिया। बाबा ने कथित तौर पर उनसे कहा कि लाल रंग गुस्से और हिंसा का प्रतीक है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। इसके बदले में साईं बाबा ने उन्हें एक हरे रंग की अंगूठी दी और कहा कि तुम्हें शांति और धैर्य की जरूरत है। लेकिन वो अंगूठी फिट नहीं हुई, शायद इसलिए कि वो उनकी फितरत से मेल नहीं खाती थी। मादुरो आग चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला पानी। कहा जाता है कि 2013 में जब हुगो चावेज की मौत हुई और मादुरो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने ऑफिस में 3 तस्वीरें लगवाई थी। एक साइमन बोलिवर की, दूसरी हुगो चावेज की और तीसरी एक बड़ी सी तस्वीर सत्य साईं बाबा की। 2011 में सत्य साईं बाबा के निधन के बाद वेनेजुएला ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा। मादुरो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे। खैर, मादुरो के राष्ट्रपति बनते ही वेनेजुएला की किस्मत फूट गई। 2014 में दुनिया भर में तेल की कीमतें जमीन पर आ गई। वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ तेल बेचने पर टिकी थी। जब तेल का पैसा आना बंद हुआ तो देश कंगाल होने लगा। लेकिन मादुरो ने खर्च कम करने की बजाय नोट छापने की मशीनें फुल स्पीड पर चला दी। नतीजा, हाइपर इन्फ्लेशन। महंगाई इतनी बढ़ी
कि कैलकुलेटर्स के डिजिट भी कम पड़ गए। एक वक्त ऐसा आया जब एक कप कॉफी की कीमत 10 लाख बॉलीवर हो गई। लोग बोरियों में नोट भर कर ले जाते थे सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए। दुकानों से सामान गायब हो गया, सुपरमार्केट्स के रैक खाली हो गए। जो देश दुनिया को तेल बेचता था वहां टॉयलेट पेपर तक की किल्लत हो गई। हालात ये थे कि अस्पतालों में दवाइयां और बिजली तक नहीं थी। और इसी बीच जन्म हुआ एक नए शब्द का, द मादुरो डाइट। ये कोई जिम प्लान नहीं था, ये भूखमरी थी। एक स्टडी के मुताबिक उस दौर में वेनेजुएला के औसत नागरिक का वजन बिना किसी कोशिश के 19 पाउंड यानी करीब 8 से 9 किलो कम हो गया था, क्योंकि खाने को कुछ था ही नहीं। लोग कचरे के ढेर में फेंके गए सड़े हुए फल और सब्जियां बिनकर खाने को मजबूर थे। लेकिन इसी दौर में मादुरो का एक वीडियो वायरल हुआ। लाइव टीवी पर वो अपने देश को संबोधित कर रहे थे। भाषण देते देते उन्हें भूख लगी तो उन्होंने अपनी डेस्क की दराज खोली, उसमें से एक एम्पनाडा निकाला और कैमरे के सामने ही मजे से खाने लगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उस एक निवाले ने मादुरो और उनकी जनता के बीच की दूरी को साफ कर दिया था। लेकिन इससे भी बड़ा बवाल तब हुआ जब 2018 में मादुरो का एक और वीडियो सामने आया। जब वेनेजुएला के लोग दाने दाने को तरस रहे थे, तब मादुरो इस्तांबुल के एक आलीशान रेस्टोरेंट में मशहूर सेलिब्रिटी शेफ सॉल्ट बे के हाथों तैयार किया हुआ महंगा स्टेक यानी मीट खा रहे थे और सिगार के धुएं उड़ा रहे थे। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में आग लगा दी और मादुरो के जनता का सेवक होने के दावे की धज्जियां उड़ा दी थी। सोचिए, जिस देश की जनता कचरा खा रही हो, उसका राष्ट्रपति लाइव टीवी पर छिपाकर रखे हुए स्नैक्स खा रहा हो। यह दृश्य वेनेजुएला के लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। मादुरो ने अपनी नाकामी का ठीकरा हमेशा की तरह अमेरिका पर फोड़ा। उनका रटा रटाया जवाब था, ये इंपीरियलिस्ट यांकीज की साजिश है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि स्पाइडरमैन जैसे कार्टून्स की वजह से देश में हिंसा बढ़ रही है। अब बात उस हथियार की भी कर लेते हैं जो शायद मॉडर्न वॉरफेयर के इतिहास में सबसे अजीब और घिनौना था। साल 2017 वेनेजुएला में महंगाई और भूखमरी के खिलाफ भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। पुलिस और नेशनल गार्ड्स लोगों पर आंसू गैस और गोलियां चला रहे थे। प्रदर्शनकारियों के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, तो उन्होंने एक नया आविष्कार किया। उन्होंने मोल्टोवो कॉकटेल के नाम पर यानी पेट्रोल बम के नाम पर एक नया शब्द बनाया, जिसे कहा गया पुपोटोव कॉकटेल। आपने बिल्कुल सही सुना, कांच की बोतलों और जार्स में इंसानी मल और गंदा पानी भरा जाता था। प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ियों और बख्तरबंद वाहनों पर ये पुपोटोव बम फेंकते थे। उनका नारा था, उनके पास गैस है, हमारे पास गंदगी है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये उस देश की हताशा थी जिस देश के पास सोने की खदानें थी। वहां के लोग अपनी सरकार से लड़ने के लिए गंदगी का सहारा लेने पर मजबूर हो गए थे। अगर आपको लगता है कि मादुरो सिर्फ एक फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप गलत हैं। कहानी में अब एंट्री होती है अंडरवर्ल्ड की। अमेरिका और कई इंटरनेशनल एजेंसीज का दावा है कि वेनेजुएला की सरकार सिर्फ सरकार नहीं बल्कि एक ड्रग कार्टेल है, और इसका नाम है कार्टेल ऑफ द सन्स। सन्स इसलिए क्योंकि वेनेजुएला के जनरल्स अपनी वर्दी पर सूरज जैसे सितारे लगाते हैं। आरोप है कि मादुरो और उनके टॉप जनरल्स ने मिलकर वेनेजुएला को कोकेन तस्करी का हब बना दिया। यह धंधा इतना बड़ा था कि मादुरो के परिवार तक इसकी आंच पहुंची। 2015 में मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस के 2 भतीजों को हैती में गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप था कि वो 800 किलो कोकेन अमेरिका भेजने की डील कर रहे थे। उन्हें लॉस कैमोस कहा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ मार्च 2020 में। कोविड-19 का दौर था, दुनिया घरों में बंद थी। तभी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने निकोलस मादुरो पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए। इंडाइटमेंट में कहा गया कि मादुरो ने कोलंबिया के FARC विद्रोहियों के साथ मिलकर कोकीन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि अमेरिका को बर्बाद किया जा सके। और फिर वो ऐलान हुआ जो किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा दिखता था। अमेरिकी सरकार ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को तब $15 मिलियन यानी $150 लाख का इनाम देने की घोषणा की। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति जिसके सर पर दूसरे देश ने वांटेड का पोस्टर लगा दिया हो। लेकिन मादुरो डरे नहीं। उन्होंने इसे डोनाल्ड ट्रंप की काउबॉय टैक्टिक्स कहा और अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। हर फिल्म के विलन के पास एक ऐसा आदमी होता है जो उसका पैसा संभालता है, जो काले को सफेद करता है। मादुरो के पास भी ऐसा ही एक आदमी था, एलेक्स साब। एलेक्स साब एक कोलंबियन बिजनेसमैन था
दुनिया की नजरों में वो एक व्यापारी था, लेकिन एजेंसियों की नजरों में वो मादुरो का फाइनेंशियल फिक्सर था। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए तो ये साब ही था जो सोने और तेल के बदले दुनिया भर से डील्स कर रहा था। ये टर्की, ईरान और रशिया के साथ मिलकर मादुरो रजीम को जिंदा रखे हुए था। आरोप लगे कि उसने गरीबों के लिए बनाए जाने वाले घरों और राशन के कॉन्ट्रैक्ट्स में करोड़ों डॉलर्स का घोटाला किया। सोचिए, भूख से मरते लोगों के राशन से भी पैसा कमाया गया। लेकिन जून 2020 में कहानी में एक ट्विस्ट आया। एलेक्स साहब का प्राइवेट जेट ईंधन भरने के लिए अफ्रीका के एक छोटे से देश केप वर्डे में रुका। उसे लगा कि यह रूटीन स्टॉप है, लेकिन जैसे ही ये उतरा, इंटरपोल के नोटिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मादुरो सरकार पागल हो गई। उन्होंने कहा कि साहब उनका डिप्लोमेट है और उसे इम्यूनिटी मिली हुई है। उन्होंने केप वर्डे पर दबाव बनाने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन करीब 1.5 साल तक कानूनी लड़ाई चली। अमेरिका चाहता था कि साहब उन्हें मिल जाए, क्योंकि साहब के पास मादुरो के खजाने की चाबी थी। उसे पता था कि पैसा कहां छिपा है और किसे कितना हिस्सा मिलता है। आखिरकार अक्टूबर 2021 में एलेक्स साहब को अमेरिका एक्सट्रीडिएट कर दिया गया। मादुरो ने इसके बदले में गुस्से में आकर मेक्सिको में विपक्ष के साथ चल रही बातचीत तोड़ दी। हालांकि कहानी का अंत अभी बाकी है। दिसंबर 2023 में एक प्रिजनर स्वैप डील के तहत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एलेक्स साहब को रिहा कर दिया और उसे वापस वेनेजुएला भेज दिया। जब साहब वापस कराकस पहुंचा तो मादुरो ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे वो कोई जंग जीतकर आया हो। गले मिले, हीरो बताया। यह साबित करता है कि साहब मादुरो का कितना बड़ा राजदार है। खैर, मादुरो की सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती मिली साल 2009 में। एक युवा नेता जुआन ग्वाइडो ने खुद को वेनेजुएला का इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अमेरिका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के करीब 60 देशों ने ग्वाइडो को असली राष्ट्रपति मान लिया। लगा कि अब मादुरो का खेल खत्म, लेकिन मादुरो ने सबको गलत साबित कर दिया। वेनेजुएला मामलों के विशेषज्ञ जेवियर कॉर्लेस अपनी किताब ड्रैगन इन द ट्रॉपिक्स में लिखते हैं, लोगों ने मादुरो को कम आंकने की गलती की। उन्होंने सोचा कि वो बस एक पूर्ण बस ड्राइवर हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए चावेज से भी ज्यादा निर्ममता दिखाई। मादुरो ने सेना को अपने साथ रखा। उन्होंने जनरलों को तेल कंपनी और मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारियां दी ताकि सेना कभी उनके खिलाफ विद्रोह ना करे। फरवरी 2019 में कुकुता बॉर्डर पर ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर जबरदस्त ड्रामा हुआ। ग्वाइडो और उनके समर्थक विदेशी मदद के ट्रक लेकर घुसना चाहते थे, लेकिन मादुरो की सेना ने पुल ब्लॉक कर दिए। ट्रकों में आग लगा दी गई। मादुरो ने साफ कह दिया, हम भिखारी नहीं हैं। सबको लगा कि सेना मादुरो का साथ छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया एंड चाइना का सपोर्ट और जनरल्स को दी गई खुली छूट ने मादुरो को बचा लिया। ग्वाइडो का आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, लेकिन 2024 में एक नई चुनौती आई। मारिया कोरिना मशाडो। मशाडो एक आयरन लेडी की छवि वाली नेता है। उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी। मादुरो को अपनी हार साफ दिख रही थी, तो उन्होंने वही किया जो एक डरपोक तानाशाह करता है। उन्होंने कोर्ट का इस्तेमाल कर मशाडो के चुनाव लड़ने पर ही बैन लगा दिया। आरोप लगा कि वो करप्ट हैं, जबकि सबूत ढीला भर नहीं था। जब मशाडो को रोका गया तो विपक्ष ने एक शांत और बुजुर्ग डिप्लोमेट एडमंडो गोजालेज यूरुशिया को अपना उम्मीदवार बनाया। मादुरो को लगा कि इस अनजान चेहरे को कोई वोट नहीं देगा, लेकिन 28 जुलाई 2024 को जब वोटिंग हुई तो वेनेजुएला की जनता ने दिखा दिया कि वो बदलाव के लिए कितनी तड़प रही है। एग्जिट पोल्स और विपक्ष के पास मौजूद वोटिंग रिसीट्स दिखा रहे थे कि एडमंडो गोंजालेस को 67% वोट मिले हैं और मादुरो को सिर्फ 30%। ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, लेकिन रात के अंधेरे में खेल हो गया। इलेक्शन कमीशन, जो मादुरो के इशारे पर नाचता है, उसने अनाउंस किया कि मादुरो 51% वोट के साथ जीत गए हैं। कोई आंकड़ा नहीं दिखाया गया, कोई डिटेल्ड रिजल्ट पब्लिश नहीं किया, बस कह दिया गया कि मादुरो जीत गए। विपक्ष ने सबूत दिखाए, वेबसाइट पर रिसीट्स अपलोड की गई। दुनिया भर के देशों ने, यहां तक कि वेनेजुएला के दोस्त देशों ने, जिनमें ब्राजील और कोलंबिया शामिल थे, उन्होंने भी कहा कि सबूत दिखाओ, लेकिन मादुरो ने सबको इग्नोर कर दिया। प्रोटेस्ट शुरू हुए तो ट्रेन डे अरागस जैसे गैंग्स और पुलिस ने मिलकर लोगों को पीटा। हजारों गिरफ्तारियां हुई। मादुरो सिर्फ डंडे के जोर पर राज नहीं करते, वो दिमाग से भी खेलते हैं। उन्होंने खुद को एक पॉप कल्चर आइकन बनाने की पूरी कोशिश की है। इसका सबसे अजीब उदाहरण है सुपर बिग वन। ये वेनेजुएला की सरकारी टीवी पर आने वाला एक कार्टून है। इसमें निकोलस मादुरो को एक सुपरमैन जैसे किरदार में दिखाया गया है।
टाइट कपड़े, लाल कैप और एक बड़ी सी लोहे की मुट्ठी। इस कार्टून में विलन कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जैसा दिखने वाला एक कैरेक्टर जो व्हाइट हाउस में बैठकर साजिशें रचता है। कभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक करके बिजली काट देता है, कभी मॉन्स्टर भेजता है, और हर बार सुपर बिगॉट यानी मादरो उड़ते हुए आता है और अपनी लोहे की मुट्ठी से अमेरिका की साजिश को तोड़ देता है। यह सुनने में हंसी का पात्र लगता है, लेकिन ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। वो बच्चों के दिमाग में ये बिठा रहे हैं कि देश में जो भी बुरा हो रहा है, चाहे वो भूख हो, अंधेरा हो या गरीबी, वो मादरों की गलती नहीं है, बल्कि विदेशी राक्षसों का हमला है और मादरो ही उन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने टिकटॉक और सोशल मीडिया पर भी अपनी पूरी फौज उतार रखी है। वो नाचते हैं, सालसा म्यूजिक जैसे शोज होस्ट करते हैं और खुद को कूल प्रेसिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। लेकिन निकोलस मादुरो के मामले में यह कहावत उल्टी पड़ गई। किसी ने नहीं सोचा था कि एक बस ड्राइवर जिसे लोग चावेज का साया और बेवकूफ समझते थे, वो इतना शातिर निकलेगा। उसने अपने विरोधियों को जेल में डाला, लाखों लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया। फिर भी वो अपनी कुर्सी पर फेविकोल की तरह चिपका हुआ है। आज वेनेजुएला में दो दुनिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कचरे के ढेर में खाना तलाश रहे हैं, और दूसरी तरफ लैस मर्सिडीज जैसे इलाकों में फरारी शोरूम खुल रहे हैं, जहां कार्टेल ऑफ द सन्स के लोग डॉलर्स उड़ा रहे हैं। निकोलस मादुरो ने साबित कर दिया है कि सत्ता में बने रहने के लिए आपको जनता के प्यार की जरूरत नहीं होती। आपको बस सेना की वफादारी, थोड़ा सा विदेशी सपोर्ट और बेशर्मी की हद तक झूठ बोलने की क्षमता चाहिए। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग है ना, तुमसे ना हो पाएगा। दुनिया भर के लीडर्स मादुरो को यही कहते रहे। ट्रंप ने कोशिश की, बाइडेन ने कोशिश की, ग्वाइडो ने जान लगा दी, लेकिन हर बार मादुरो ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए साबित किया कि मुझसे ही हो पाएगा। वो चिड़िया जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया था, वो असल में क्या थी पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला को एक ऐसे पिंजरे में कैद कर दिया है जिसकी चाबी उन्होंने कहीं गहरे समंदर में फेंक दी है। आज स्थिति यह है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 77 लाख लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन माना जाता है, बिना किसी युद्ध के। लेकिन इन सबके बावजूद निकोलस मादुरो गिरफ्तार होने तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस में जमे हुए थे। लेकिन इस नाटकीय गिरफ्तारी और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की चमक के पीछे एक ऐसा धुंधला कोना भी है जिसे देखना जरूरी है। क्या वाकई अमेरिका ये सब लोकतंत्र बचाने के लिए कर रहा था, या फिर ये सिर्फ एक और रिजीम चेंज की कोशिश थी, जैसा हमने इराक, लीबिया या चिली में भी देखा है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश के पास तेल का विशाल भंडार होता है, अमेरिका वहां लोकतंत्र की बहाली का झंडा लेकर पहुंच जाता है। मादुरो बेशक एक तानाशाह थे, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी एक देश को यह अधिकार देता है कि वो दूसरे देश की संप्रभुता को पैरों तले रौंदकर वहां के राष्ट्रपति को आधी रात को अगवा कर ले? अगर मादुरो ने अपने देश को आर्थिक बदहाली में धकेला, तो इसमें उन अमेरिकी सैंक्शंस का भी बहुत बड़ा हाथ था जिन्होंने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इन पाबंदियों का उद्देश्य मादुरो को कमजोर करना था, लेकिन इसकी सबसे भयानक कीमत वहां की आम जनता ने चुकाई, जो दवाओं और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस गई। अमेरिका खुद को दुनिया का ग्लोबल पुलिसकर्मी कहता है, लेकिन क्या उसके दामन पर दाग नहीं है? जिस न्याय की बात वॉशिंगटन कर रहा है, उसकी नीयत पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि दुनिया ने देखा है कि जब अमेरिकी हितों की बात आती है तो वो कई बार इससे भी बड़े तानाशाहों और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों के साथ हाथ मिला लेता है। वेनेजुएला के लोग मादुरो से परेशान थे, लेकिन क्या वो अपनी समस्याओं का समाधान विदेशी सेना के बूटों की आहट में चाहते थे? क्या यह ऑपरेशन वाकई एक नार्को टेररिस्ट को खत्म करने के लिए था, या फिर वेनेजुएला के उस ब्लैक गोल्ड यानी तेल पर कब्जा करने की एक सोची समझी बिसात थी? अमेरिका ने दुनिया को एक बार फिर दिखाया कि जो उसकी आंखों में आंखें डालेगा उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन क्या इससे दुनिया और सुरक्षित हुई है, या फिर ये जंगल राज की शुरुआत है, जहां ताकतवर देश जब चाहे किसी भी कमजोर देश की सीमा में घुसकर वहां के शासक को उठा ले जाएगा? जाते जाते एक मजे की बात और सुनते जाइए। डोनाल्ड ट्रंप कुछ महीने पहले जो शांति का नोबेल प्राइज मांग रहे थे, वो इसी वेनेजुएला की लीडर ऑफ ऑपोजिशन मारिया मशाडो को मिला था। तो ये थी निकोलस मादुरो की पूरी कहानी, जिसे लिखा था मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथियों
सर्वेश और अयान ने। बाकी इस किस्सा को आप तक पहुंचाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति से जुड़ा यह किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी से भरे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए, शुक्रिया।